हमारी प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को पेट साफ होने में कब्जियत की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट मातृत्व हॉस्पिटल बड़ोदरा से हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, आपका प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन जो होता है फीमेल्स, उसके बारे में क्या ख्याल है? कितना है? क्या क्या लोग कंप्लेन करके आते हैं? जी कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में बहुत आम समस्या है। और जैसे ही जब प्रेगनेंसी कंसीव होता है या प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कई बार महिलाएं आके बोलती हैं कि मैडम हमारा पेट नहीं साफ़ हो रहा है और हमको पॉटी जाने में या लेट्रिन जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो बेसिकली ये प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लग जाता है और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ रहा है शरीर में और ये जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं प्रेगनेंसी के, उसके कारण ये कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देखने में आता है। ऑलमोस्ट 5 में से 50% से 60% महिलाओं को तो होता ही है और जिनको ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के पहले ज़्यादा है उनको तो प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा लास्ट तिमाही में, लास्ट 3 मंथ्स में 7वें 8वें 9वें महीने में भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। जैसे जैसे बच्चेदानी बड़ी होती है वो पीछे रेक्टम के ऊपर प्रेशर करती है तो कॉन्स्टिपेशन रहता है। आपने बोला कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके कारण इंटेस्टिनल मोटिलिटी कम होती है जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। क्या कोई ऐसी भी चीज़ें, जैसे हमारा कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट कंसीव हुआ या IVF से कंसीव हुआ, क्या हमारी कोई दवाइयों के कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है? जो भी टेस्ट ट्यूब बेबी वाले पेशेंट्स हैं, IVF वाले पेशेंट्स हैं, तो उनको बहुत सारे प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स चालू होती है जिनको ठंडक की गोली के नाम से जाना जाता है। तो उसमें वो खाने की टैबलेट्स भी होती हैं, वेजाइना में रखने की टैबलेट्स भी होती हैं, कभी इंजेक्टेबल के फॉर्म में भी होता है, कभी जेल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कंटेंट को, अमाउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। और जैसे अभी आपने बताया कि प्रोजेस्टेरोन से जो इंटेस्टाइन है, गट मोटिलिटी, बावल के जो मूवमेंट्स है वो कम होते हैं और मूवमेंट्स अगर कम होंगे तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ बढ़ेगी। अच्छा, तो आपने बोला था कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी रहने के पहले कॉन्स्टिपेशन होता है उनको ज़्यादा हो जाता है। राइट। तो क्या कुछ ऐसी खाने पीने की आदतें हैं जो करने से कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बढ़ता है? क्या खाने से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है? जैसे कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा हमारे डाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और इसमें भी कितना हम लाइक प्रोसेस्ड, बेक्ड, फ्रोज़न, फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, ये जितना ये जो मैदा का प्रमाण है और जितना ज़्यादा ये जंक फूड का इंटेक अगर है तो इसके कारण कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ता है। और प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है तो महिलाओं को थोड़ा खट्टा मीठा, टेस्टी खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है और अगर वो बाहर खा लेते हैं या ऐसा कोई स्पाइसी फूड खा तो लेते हैं वो शौक में, लेकिन बाद में उनको कॉन्स्टिपेशन और गैस एसिडिटी का बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। मतलब मैं मेरी OPD में बोलता हूँ टोस्ट, बिस्किट, पिज़्ज़ा, पानी पूरी, समोसा, फरसान, मैगी, पेस्ट्री, केक, ब्रेड, पास्ता, ये सब नहीं खाना है। तो अगला सवाल पेशेंट मेरे को पूछते हैं, सर मैडम फिर खाएं क्या कॉन्स्टिपेशन के लिए? फिर आप बताओ कि क्या खाओगे, क्या खा सकते हैं? कोई भी महिलाएं जो फर्स्ट टाइम कंसीव हो रही है, अभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो मैं सबसे पहले उनको ये बताती हूँ कि उनको जो अपने जो डाइट है वो थोड़ा सा उनको चेंज करने की ज़रूरत है। घर का इजीली पचने वाला खाना हम उनको समझाते हैं। सिंपल दाल चावल, खिचड़ी, रोटी सब्जी भी खा सकते हैं और एक बार में एक कटोरी में जितना आए 8 से 10 बार हम उनको समझाते, थोड़ा खाएं थोड़ा पचाएं, थोड़ा खाएं थोड़ा पचाएं। अपने वाटर इंटेक को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। हाइड्रेशन की हम बात करते हैं क्योंकि शुरू के 3 महीने में तो कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता है, इसलिए किसी भी फॉर्म में सिप्स ऑफ वाटर, कोई भी नींबू शरबत, लिक्विड्स किसी भी फॉर्म में उनको सब्सटीट्यूट करते रहना चाहिए। और साथ में ये जो रफेज और फाइबर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट में, क्योंकि रफेज और फाइबर का अमाउंट बढ़ेगा तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होगी, जिसमें फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गए और कई बार दूसरी और भी कई सारी आइटम है जो हम वीडियो के आगे पार्ट में डिस्कस करेंगे। मतलब जो सपना ने बोला उसको मैं समराइज कर दूं, एक तो आपके बॉडी में फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए और फाइबर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। फ्लूइड इंटेक के लिए दूध, चाय, जूस, नारियल पानी, नींबू शरबत, छाछ, जो भी आपको लेना है वो ले। फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रेगनेंसी में सबसे बेस्ट है आप वॉकिंग करें, सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखें। और फाइबर इंटेक के लिए फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सलाड फॉर्म में उतना आपको लेना है। अच्छा, ये बताओ, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो लोग फीमेल्स बहुत जोर करते हैं,
तो वो जोर करने के प्रोसेस में बच्चे को हार्म होने का चांस रहता है क्या? नहीं, कॉन्स्टिपेशन में जोर करने के लिए हम प्रेगनेंसी में ना बोलते हैं, क्योंकि जोर करने से कई बार उनका अगर ब्लीडिंग चालू हो सकता है, 5वें 6ठे महीने में अधूरे महीने डिलीवरी का दर्द चालू हो सकता है, लास्ट मंथ में पानी की बैग की थैली फूट सकती है। तो जोर करने का तो टोटली ना ही बोलते हैं। इसीलिए डाइट और फाइबर और बाकी कुछ सप्लीमेंट से हमको इसको मैनेज करना चाहिए, लेकिन इसमें बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है। कौन से फ्रूट्स बेस्ट रहते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए? आइडियली तो पपीता सबसे बेस्ट रहता है, पर हमारे इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग धारणा है कि पपीता प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा क्या बोलेंगे? जी, तो फ्रूट्स की बात करें तो वही है कि भाई फाइबर, जैसे कोई भी मौसम्बी है, संतरा है, तो इनमें फाइबर होता है। कई बार लोग बोलते हैं हम तो मौसम्बी का जूस पी रहे हैं, लेकिन एज ए डॉक्टर हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप नेचुरल फ्रूट चबा चबा कर खाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइबर होगा जो आपको कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करेगा। तो जो फाइबर वाले फ्रूट्स हो गए, इसके अलावा एप्पल है, जामफल है, कोई भी सीजनल फ्रूट है, बनाना है, आप खा सकते हैं। सैलेड्स भी साथ में लेना चाहिए। तो सब तरह के फ्रूट्स कुछ ना कुछ फॉर्म में उनको मदद करेंगे, और चबा चबा के खाना है और एडिक्वेट क्वांटिटी में भी लेना है। आपका फेवरेट ओट मील ले सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में? बिल्कुल, ओट्स तो अपने आप में एक अच्छी चीज़ है जो कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीव करती है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी बोला जाता है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको भी ओट्स खाने चाहिए, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, क्योंकि ओट्स में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। दूध, नींबू, चावल, ये सब ले सकते हैं? दही एक एक करके बताएं। दही ले सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की बात हो रही है, तो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम एक प्रॉपर डाइजेशन की बात करेंगे। जैसे आपने बताया कि एक्टिव रहना ज़रूरी है। सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेड रेस्ट कर रहे हैं। आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, जो आपके डाइजेशन और पाचन क्रिया को अच्छा बना के रखेगा। अगर आप एकदम सेडेंटरी है, खाना पच ही नहीं रहा है, तो वो तो उन प्रेगनेंसी में क्या किसी को भी कॉन्स्टिपेशन होगा। अगेन वाटर इंटेक की हमने बात करी, और दही जो चीज़ है, दही हुआ या छाछ हुआ या कोई भी फर्मेंटेड आइटम्स है, जैसे हमारा इडली डोसा टाइप की चीज़ें हैं, तो उनमें प्रोबायोटिक कंटेंट होता है जो अगेन डाइजेशन को सुधारता है, और डाइजेशन अच्छा होगा तो ओवरऑल गट मोटिलिटी अच्छी बनी रहेगी। तो दही की आइटम हो गई, दूध की आइटम्स हो गई। दूध तो वैसे भी प्रेगनेंसी में हम कैल्शियम और प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडवाइस करते ही हैं लेने के लिए। आप क्या ऐड करेंगे? नहीं, ये जो आपने बोला बहुत अच्छा है। इवन विटामिन सी, नींबू भी अच्छा है। लेमन टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। कोई भी गर्म पदार्थ इंटेस्टिनल मोटिलिटी को स्टिमुलेट करता है। ये सारी चीज़ें पेशेंट ने कर ली, फाइबर डाइट भी अच्छा कर लिया, अपना फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छा कर लिया, फ्लूइड भी कर लिया, फिर भी उसको अच्छा नहीं हो रहा है। बोले सर मैडम कुछ मेरे को दवाई दो। तो हम लोग कौन से ग्रुप ऑफ मेडिसिन देते हैं, और पेशेंट को क्या वो अपने आप घर पे लेने का बोल सकते हैं? बिल्कुल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ है कि प्रेगनेंसी में हम लोग थोड़ा एनीमा अवॉइड करते हैं, क्योंकि कई बार वो बोलते हैं कि मेरे को 3 दिन से हार्ड स्टूल्स मतलब स्टूल पास ही नहीं हो रहा, आप मेरे को एनीमा लगा दीजिए। तो एनीमा हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है। हम लोग उनको स्टूल सॉफ्टनर सिरप्स आते हैं, वो एडवाइस करते हैं। उसका लगभग एक छोटा ढक्कन जैसा आता है, 10 ml हम इनको एडवाइस करते हैं। यूजुअली ये रात को सोते समय एडवाइस करते हैं। और साथ में ये जो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आपने ये बोला, कई बार ये लोगों को एक आदत सी होती है कि सुबह कुछ गर्म पानी पिया या चाय पी तो उससे प्रेशर बनता है, तो वो सब हर्बल टी और थोड़ा बहुत वो ट्राई करना चाहिए। तो उसी के साथ ये स्टूल सॉफ्टनर्स उनको मदद करते हैं। जो हमारे मेडिकल भाषा में जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के जो मेडिसिन होते हैं उसको हम लोग लैक्सेटिव्स बोलते हैं। लैक्सेटिव्स 2-3 प्रकार के होते हैं। एक बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स होते हैं, एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स होते हैं। कुछ होते हैं जो स्टूल के ऊपर ऑयल की कोटिंग बना देते हैं ताकि स्टूल का पैसेज थोड़ा इजी रहे। कुछ होता है जो स्टूल का बल्क फॉर्म करते हैं, वो उनको हम लोग बल्क फॉर्मिंग बोलते हैं, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स। अलग अलग ब्रांड्स के दवाइयाँ आती हैं। हम लोग यूजुअली प्रेगनेंसी में ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स या फिर उसके ऊपर जो ऑयल की कोटिंग करते हैं वो हम लोग ब्रांड देना पसंद करते हैं। डल्कोलेक्स करके एक मेडिसिन बिसाकोडिल करके आती है, वो यूजुअली प्रेगनेंसी में हम लोग अवॉइड करते हैं। जैसा सपना ने बोला, हम लोग एनीमा अवॉइड करते हैं। एक लास्ट चीज़ जो आजकल सब घरों में आ गई है, वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़। क्या वेस्टर्न टॉयलेट के यूज़ से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ गए हैं और इंडियन टॉयलेट के यूज़ में कॉन्स्टिपेशन इजीली रिलीव हो सकता है? जी, अभी जो कॉन्स्टिपेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे कई बार फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होता है। उसका मतलब ये है कि आप
किस पोजीशन में बैठ के स्टूल पास कर रहे हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, क्योंकि कई बार हम एक ही पर्सपेक्टिव से केस को देख रहे होते हैं, और इसमें हमारे लिए हिस्ट्री टेकिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रेगनेंसी में है कि वो पहले से उनको बचपन से ही ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप किस पोजीशन में मोशन पास कर रहे हैं। अभी सबसे बेस्ट जो हमारी स्क्वाट्स पोजीशन और जो इंडियन टॉयलेट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उससे एब्डोमिनल प्रेशर प्रॉपर क्रिएट होता है, एनल कैनाल की ओपनिंग होती है और स्टूल आसानी से पास हो सकता है। लेकिन जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होता है, हम लोग कई बार ये इंडियन टॉयलेट अवॉइड करने का भी बोल देते हैं। कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कभी ट्विंस होते हैं। तो जो वेस्टर्न टॉयलेट में जो प्रॉपर पोजीशनिंग होती है वो प्रॉपर क्रिएट नहीं होती है। आप बताइए कि किस तरह से वो बैठना चाहिए। एज ए डॉक्टर भी हम लोगों को 1 साल पहले ही पता चला कि वेस्टर्न टॉयलेट ज़्यादा डेंजरस है प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन के लिए और ओवरऑल कॉन्स्टिपेशन के लिए। हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे जहाँ एक बहुत नामचीन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने बताया कि जब कोई भी मेल या फीमेल वेस्टर्न टॉयलेट पे मोशन पास करने के लिए बैठते हैं तो वो फिजियोलॉजिकल पोजीशन नहीं होती, क्योंकि बॉडी का और लेग्स का जो एंगल होता है वो रफली 90 डिग्री होता है, और लिवेटर एनाई जो एक मसल है वो स्लिंग की तरह काम करती है। जब हम लोग प्रेस करते हैं और नीचे धक्का मारते हैं, पुश करते हैं, तो वो लिवेटर एनाई खींचती है और वो उस पर्सन को स्टूल इजीली पास नहीं होता है। और अगर किसी को वेस्टर्न टॉयलेट है, किसी के घर पे इंडियन टॉयलेट नहीं है, तो उसके पैर के नीचे अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर की हाइट पे पैर पे स्टूल पे पैर रख ले, ताकि उसके लेग्स जो हैं वो स्क्वाट पोजीशन में, सेमी स्क्वाट पोजीशन में आ जाए। गूगल करेंगे आपको सब इमेजेस मिल जाएंगी। हमने अपनी ओपीडी में अपनी टेबल के ऊपर ही वो इमेज रख रखी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियली हमको इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो के एंड में आप कुछ कैरी होम 2-3 मैसेजेस बता दें। कॉन्स्टिपेशन बहुत आम समस्या है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तीनों ही ट्राइमेस्टर्स में, पहले, सेकंड और थर्ड, सब में देखने में आया है। पहले इस ट्राइमेस्टर में क्योंकि लेडी का जी बहुत घबरा रहा है, बार बार कुछ खाया पिया नहीं जाता, उनका लिक्विड का इंटेक बहुत कम हो जाता है, तो ये ज़्यादा देखने में आया। इसलिए अगर ऐसी कोई परेशानी है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए। वो आपसे डाइट एनालिसिस, आपके स्टूल सॉफ्टनर्स, ये सब आपको गाइड करेंगे। क्योंकि पेशेंट क्या करते हैं, 4-4, 5-5 दिन के बाद वो हमारे पास आते हैं, तब तक वो बहुत ज़्यादा, उनको गैस सिर पे चढ़ रही है, पेट फूला फूला हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट में प्रेशर हो रहा है, ये सब हो जाता है। अगेन जब आप स्टूल सॉफ्टनर ले रहे हैं तो एक दिन लेके उसको बंद मत करिए। इनिशियली आपको शायद 10 ml की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर ग्रेजुअली 1 और 2 डेज़ में अगर आप स्टूल पास कर पाते हैं तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आप उसको 5 ml एक स्मॉल क्वांटिटी में अगेन 3-4 डेज़ कंटिन्यू करिए, ताकि वो आपकी पूरी एक बाउल हैबिट का एक आपका हैबिट बन जाए, और फिर आप उसको बंद करिए। और रेगुलर लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑन एंड ऑफ उसको आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इसबगोल या कायम चूर्ण लेने के आदी होते हैं। हम लोगों को उसका पता नहीं कि इफ़ेक्ट कैसा होता है, अच्छा होता है, ख़राब होता है, उसका हमारी मेडिसिन से कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अगर आप ले रहे हैं तो आप ले, लेकिन हम लोग एडवाइस करेंगे कि अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि हमको उसका डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप हमको पता नहीं है। अगर डाइट, लाइफस्टाइल, फ्लूइड और फाइबर आपने ठीक कर दिया तो मोस्टली कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, थैंक यू।